नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। जेसन कभी भी तमाशा खड़ा करने वालों में से नहीं था। उसका हमेशा से मानना था कि मजबूत रिश्ते भरोसे और बातचीत की नींव पर टिके होते हैं। वेनेसा के साथ अपनी शादी के 7 सालों में उसने उस पर हमेशा भरोसा किया। तब भी जब वेनेसा अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा बाहर जाने लगी थी, तब भी जब उसने बिस्तर के दूसरे कोने पर सोना शुरू कर दिया था, यह कहकर कि वो बात करने के लिए बहुत थकी हुई है। जेसन को लगा कि यह बस कुछ समय की बात है। आखिरकार हर शादी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, है ना? लेकिन उस सफर में जो कुछ उसने देखा, उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किसी भी तरह से नहीं। ट्रेन से सफर करने का विचार वेनेसा का था। उसने अपने उसी मीठे और जिद्दी अंदाज में इतनी जिद की कि जेसन को आखिरकार मानना ही पड़ा। उसने कहा था कि यह एक दूसरे से फिर से जुड़ने का एक मौका होगा, कुछ समय सिर्फ उन दोनों के लिए, इस भाग दौड़ और घुटन भरी दिनचर्या से दूर। वो बहुत उत्साह से बात कर रही थी, हर छोटी बड़ी चीज की योजना ऐसे बना रही थी जैसे वो अपने सपनों के हनीमून की तैयारी कर रही हो। जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है, लेकिन उसने इसे इस तरह देखना बेहतर समझा कि शायद वेनेसा उन दोनों के बीच जो कुछ भी बचा है, उसे बचाना चाहती है। आखिरकार अगर वो कोशिश करना चाहती थी, तो वो भी कोशिश करेगा। वे गुरुवार की सुबह ट्रेन में सवार हुए। वेनेसा बहुत खुश दिख रही थी। उसने बड़े सलीके से कपड़े पहने थे और ऐसा मेकअप किया था जैसे वो किसी शानदार डिनर पर जा रही हो। जेसन ने दबे छुपे अंदाज में उसकी तारीफ भी की। वेनेसा ने एक दबी हुई मुस्कान के साथ शुक्रिया कहा, वो मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। सफर के पहले कुछ घंटों में उन्होंने थोड़ी बहुत बातें की। वो खिड़की से बाहर के नजारे दिखाती, जिन जगहों से वो गुजर रहे थे, उनके बारे में कुछ कहती और सामान्य से कुछ ज्यादा ही उत्साह से हंसती। लेकिन कुछ तो अजीब था। उसकी हरकतों में एक बेचैनी थी, एक नजर जो बार बार ट्रेन के गलियारों में भटक जाती थी। जेसन ने यह महसूस किया, लेकिन उसने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। वो अब भी यही मानना चाहता था कि यह सफर सुलह की एक सच्ची कोशिश है। दोपहर के खाने के बाद जब वेनेसा ने कहा कि वो बाथरूम जा रही है, तब सब कुछ बिखरना शुरू हुआ। 15 मिनट गुजर गए, फिर 20। जेसन वहीं बैठा खाली गलियारे को देखता रहा और चिंता से उसके पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगी। वो उठा और उसके पीछे गया। जैसे ही वो डिब्बों को पार कर रहा था, उसने डाइनिंग कार में कुछ हलचल देखी और फिर सुरुचिपूर्ण मेजों और कुर्सियों की कतार के बीच उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। वेनेसा एक आदमी को चूम रही थी। एक लंबा, गहरा चुंबन, उस तरह का जो किसी अचानक आए आवेग से नहीं होता। उसने उस आदमी का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जैसे किसी पुराने परिचित के साथ गुजरे हुए समय की भरपाई कर रही हो। जेसन ने कोई आवाज नहीं की। उसने अपना फोन निकाला, कैमरा चालू किया और उस दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैमरे का फोकस बिल्कुल साफ था। जब उसने रिकॉर्डिंग बंद की, तो उसने एक गहरी सांस ली, फोन को जेब में रखा और फिर मजबूत आवाज में बोला, वेनेसा। वो ऐसे मुड़ी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी मुस्कान गायब हो गई, चेहरा पीला पड़ गया। उसके बगल में खड़ा आदमी भी सन्न रह गया। जेसन, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसने अपने बालों को संवारते हुए और आधा कदम पीछे हटते हुए कहने की कोशिश की। ओह, बिल्कुल, उसने व्यंग्य से जवाब दिया। एक अजनबी के साथ यूं ही एक चुंबन। तुम लड़खड़ाई और सीधे उसके मुंह में जा गिरी। मैं मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था।
मैं इस आदमी को मुश्किल से जानती हूँ। ये बस हो गया। जेसन नाक से हल्की सी हंसी हंसा। वो बिना कुछ और कहे उनके पास से गुजर गया। वो डिब्बे को ऐसे पार कर गया जैसे दुनिया का सारा बोझ उसके कंधों पर हो। फिर उसने उस महिला को ढूंढा जो उस आदमी के साथ ट्रेन में चढ़ने के समय से ही थी। वो अकेली बैठी थी, एक गिलास वाइन पी रही थी और बाहर के नजारे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, इस बात से बेखबर कि कुछ ही मीटर की दूरी पर क्या हो रहा है। जेसन शांति से उसके पास गया। माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? उस महिला ने हैरानी से सिर हिलाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, जेसन ने अपना फोन उसके हाथ में थमा दिया जिसमें वीडियो चल रहा था। वो चुपचाप देखती रही। जब वीडियो खत्म हुआ तो उसका चेहरा गुस्से और अविश्वास से भर गया। वो कमीना! वो उछलकर खड़ी हो गई, वेटर से टकराई, उसका गिलास गिर गया। वहां हंगामा मच गया। चीख पुकार, गालियों और आंसुओं के साथ बहस छिड़ गई। वेनेसा सफाई देने की कोशिश करती रही, हकलाती रही, कहती रही कि यह सब एक गलत फहमी है। जेसन बस अपनी बाहें बांधे चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे उसका हर शब्द पिछले वाले से ज्यादा बेकार था। कुछ मिनटों बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ और वो दूसरी महिला अपनी केबिन में चली गई, तो जेसन वेनेसा के पास पहुंचा, जो अब भी साफ तौर पर घबराई हुई थी। उसने जेसन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्यार, मुझे माफ कर दो। मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं बस। उसने अपनी दृढ़ आवाज में उसे बीच में ही टोक दिया। हम अगले स्टॉप पर उतर रहे हैं, बात खत्म। वेनेसा हिचकिचाई। उसने उसे तिरस्कार और थोड़े मजाक के भाव से देखा। तो तुम उतरो, मैं होटल तक जाऊंगी। मैं यह सफर बर्बाद नहीं करने वाली। होटल का भुगतान हो चुका है। कम से कम मैं इतना तो डिजर्व करती हूं। जेसन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सूटकेस उठाया, अपने दस्तावेज जांचे और अपनी केबिन में लौट आया। ट्रेन के डिब्बे की खामोशी कुछ पल पहले सुनी गई किसी भी चीख से ज्यादा भारी लग रही थी। जब अगले स्टॉप की घोषणा हुई तो वो उतर गया, और तभी दिन का आखिरी आश्चर्य सामने आया। कुछ ही मिनटों बाद उसने उसी प्रेमी को उसी डिब्बे से उतरते देखा। उसके पीछे उसकी पत्नी अपना सूटकेस जोर से धकेलती हुई आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दोनों ने उत्सुक दर्शकों से घिरे प्लेटफॉर्म के बीच में ही बहस शुरू कर दी। जेसन ने दूर से यह सब देखा, बिना पास गए, बिना दखल दिए। इसे देखने में एक काव्यात्मक एहसास था। धोखे का पूरा नाटक दर्शकों के सामने ढह रहा था। यह कहानी खत्म होने से बहुत दूर थी, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद पहली बार जेसन को यकीन था कि नियंत्रण उसके हाथ में है। जेसन स्टेशन के प्रवेश द्वार तक गया और एक गहरी सांस ली। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, न ही दुख। यह कुछ और था, एक खालीपन, जैसे अंदर से कुछ नोच कर निकाल दिया गया हो। उसे जवाब नहीं चाहिए थे, न ही कोई सफाई। उसने काफी कुछ देख लिया था और अब उसे बस कार्रवाई करनी थी। वो पहली उपलब्ध टैक्सी में बैठ गया और वापसी के सफर के दौरान उसने मानसिक रूप से हर उस कदम की समीक्षा की जो वो उठाने वाला था। वो तर्क को अच्छी तरह समझता था, और इस बार उसने उसी तर्क को अपनी शादी के बचे खुचे हिस्से पर लागू करने का फैसला किया। घर पहुंचने से पहले ही उसने पहला ठोस फैसला कर लिया था, वेनेसा के साथ वित्तीय संबंधों को खत्म करना। वो अच्छी तरह जानता था कि वेनेसा कैसे काम करती है। वो हमेशा उनके साझा संसाधनों का आजादी से इस्तेमाल करती थी, गैर जरूरी चीजें खरीदती, यात्राओं की योजना बनाती, सौंदर्य उपचार और छोटी मोटी चीजों पर खर्च करती।
जेसन ने उसे कभी नहीं रोका। वो अच्छा कमाता था, सब कुछ व्यवस्थित रखता था और सोचता था कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को खुश करने का हिस्सा है जिसे वो प्यार करता है। लेकिन अब नजारा अलग था। जिस व्यक्ति के लिए उसने एक जीवन बनाया था, वो उसे न केवल एक साथी के रूप में, बल्कि एक दोहरी जिंदगी को बनाए रखने के लिए एक सहारे के रूप में भी इस्तेमाल कर रही थी। घर पहुंचते ही वो सीधे तिजोरी के पास गया और अपने दस्तावेज निकाले। अब प्राथमिकता अपनी चीजों की रक्षा करना था। वो कंप्यूटर के सामने बैठा, बैंक खाते में लॉग इन किया और संयुक्त खातों को खाली कर दिया। उसने सब कुछ एक व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिया, जिसे उसने सालों से निष्क्रिय रखा था। फिर उसने क्रेडिट कार्ड तक वेनेसा की पहुंच को रोक दिया। उसने बीमा पॉलिसियों से उसका नाम हटा दिया और निवेश पर उसके अधिकार को निष्क्रिय कर दिया। अब उसे किसी भी चीज तक पहुंच नहीं होगी, न कोई क्रेडिट, न कोई खाता, न कोई लाभ। सब कुछ कड़ी मेहनत और भरोसे से कमाया गया था और अब इसे रणनीति के साथ संरक्षित किया जाएगा। बिना समय बर्बाद किए उसने एमा को फोन किया। वो वकील जिसने कुछ समय पहले एक पारिवारिक मामले में उसकी मदद की थी। वो सीधे मुद्दे पर आया, उसे बताया कि क्या हुआ था और उस वीडियो का उल्लेख किया जो उसने रिकॉर्ड किया था। एमा को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले भी ऐसी स्थितियां देखी थीं, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वो थी वो ठंडक जिसके साथ जेसन घटनाओं का वर्णन कर रहा था। वो रोया नहीं, हिचकिचाया नहीं। उसने बस स्पष्ट रूप से तथ्य बताए और उसे उस विवाह पूर्व समझौते के आधार पर तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा, जिस पर उसने अपनी शादी की शुरुआत में हस्ताक्षर करने पर जोर दिया था। एक ऐसी चीज जिसे वेनेसा ने उस समय जरूरत से ज्यादा समझा था, लेकिन जो अब इस पूरी कहानी का मुख्य हिस्सा बनने वाली थी। जब कानूनी कार्रवाइयां चल रही थीं, वेनेसा होटल का आनंद ले रही थी। उसे अब भी विश्वास था खो कि स्थिति उसके नियंत्रण में है। उसने सोशल मीडिया पर मन को आराम देने और नई ऊर्जा पाने जैसी सामान्य बातों के साथ तस्वीरें पोस्ट की। उसने पूल के किनारे मुस्कुराते हुए एक स्टोरी भी रिकॉर्ड की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसे एक संदेश मिला जिसने उसे उस हकीकत की एक और परत का सामना करने पर मजबूर कर दिया, जिसे वो देखने से इनकार कर रही थी। यह उस प्रेमी का था, एक छोटा सीधा टेक्स्ट जिसमें व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं थी। कृपया मुझसे दोबारा संपर्क न करें। उसने इसे एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा, जैसे शब्दों की संक्षिप्तता में कुछ और छिपा हो, लेकिन कुछ भी नहीं था। यह बस एक कहानी का रूखा अंत था जो उसके लिए अब जारी रखने लायक नहीं थी। बिना जवाब दिए उसने नंबर ब्लॉक कर दिया और अपना फोन बिस्तर के पास मेज पर रख दिया। पहली बार उसने यह स्वीकार करना चुना कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन सब कुछ ढहने वाला था। तीसरे दिन वो शहर के एक शानदार रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए गई। उसने वाइन, एक एपेटाइजर, एक मुख्य कोर्स का ऑर्डर दिया, लेकिन जब उसने अपना क्रेडिट कार्ड दिया तो उसे बताया गया कि वो ब्लॉक है। उसने दूसरा कार्ड आजमाया, वही नतीजा। उसने वेटर से थोड़ा समय मांगा और बाथरूम चली गई। उसने अपने फोन पर खाते तक पहुंचने की कोशिश की, बैलेंस शून्य था। उसकी पहली प्रतिक्रिया जेसन को फोन करना था थी। कॉल को नजरअंदाज कर दिया गया। उसने फिर कोशिश की, खामोशी। उसने माफी से भरा एक लंबा संदेश भेजा, लेकिन कुछ नहीं। संदेश देखा तक नहीं गया। घबराहट में उसने अपनी पुरानी दोस्त क्लोई को फोन किया। उसने एक कहानी गढ़ी, कहा कि उसका बटुआ खो गया है, कि उसके खातों तक उसकी पहुंच नहीं है और उसे तत्काल हस्तांतरण की जरूरत है। क्लोई ने पूरी तरह से समझे बिना भी मदद की।
उसने बिल का भुगतान किया ताकि वेनेसा बिना बेइज्जत हुए रेस्टोरेंट से निकल सके। अपमान की शुरुआत हो चुकी थी, भले ही किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। होटल लौटते समय उसने फिर से एक टैक्सी लेने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर रोक दिया गया। ड्राइवर ने अग्रिम भुगतान की मांग की और उसके पास उस समय पैसे ट्रांसफर करने का कोई तरीका नहीं था। उसने फिर से क्लोई को फोन किया, जिसने बढ़ते संदेह के बावजूद ऐप के माध्यम से एक और राशि भेजी। वेनेसा थके हुए चेहरे, दर्द भरे पैरों और अस्त व्यस्त दिमाग के साथ होटल पहुंची। भले ही होटल का भुगतान पहले ही हो चुका था, लेकिन बिना संसाधनों के, बिना समर्थन के और बिना दिशा के होने का एहसास एक जोरदार झटका था। उसने अपना सूटकेस अभी भी बंद रखे हुए बिस्तर पर खुद को फेंक दिया और घंटों तक छत को घूरती रही, जैसे कि कुछ अचानक बदलने की उम्मीद कर रही हो। उसे यह नहीं पता था कि वहां से बहुत दूर जेसन हर चीज को सटीकता से बंद करने पर पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित था। रात के दौरान उसने फिर से कार के बीमा सिस्टम में प्रवेश किया और अनुबंध से वेनेसा का नाम हटा दिया। उसने वाहन को पूरी तरह से अपने नाम पर पंजीकृत किया। फिर उसने साझा सदस्यता खातों तक पहुंचा और उन सभी को रद्द कर दिया जिनका वो इस्तेमाल करती थी। स्ट्रीमिंग सेवाएं, जिम की सदस्यता, यहां तक कि सेल फोन प्लान भी। संदेश साफ था, जो कुछ भी एक साथ हासिल किया गया था, अब साझा नहीं किया जाएगा। उसने सम्मान के अदृश्य समझौते को तोड़ा था और बदले में वो अपनी कानूनी और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, ताकि वो हर परिणाम भुगते। इस बीच जेसन चुपचाप, बिना खुद को जाहिर किए, बिना अपने कार्यों को सही ठहराने की जरूरत महसूस किए, आगे बढ़ता रहा। इस बीच वेनेसा, यह समझे बिना कि सब कुछ इतनी तेजी से कैसे बदल गया, यह महसूस करने लगी कि अब नियंत्रण उसके हाथ में था। और जब उसने घर लौटने की कोशिश की, तो उसने पाया कि सब कुछ पहले ही बदल चुका था और अब वो उस जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। यात्रा के छठे दिन की सुबह वेनेसा यह मानकर घर पहुंची कि सब कुछ के बावजूद अभी भी बातचीत की कुछ गुंजाइश है। वो अपनी धूप का चश्मा पहने और अपना फोन पकड़े हुए राइड शेयर कार से बाहर निकली। उस चीज का सामना करने के लिए तैयार थी जिसकी उसने जेसन के साथ एक असहज बातचीत के रूप में कल्पना की थी। लेकिन जैसे ही वो कोने से मुड़ी, उसे पूरी कहानी का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य देखने को मिला। उसके सूटकेस बाहर रखे थे। सूटकेस, बैग, बक्से, परफ्यूम, डिजाइनर पर्स, सब कुछ जल्दबाजी में और सटीकता से ढेर किया गया था। गुजरते हुए लोग धीमे हो गए, कुछ रुक गए। एक बुजुर्ग महिला ने तो दबे छुपे अंदाज में अपना सिर भी हिलाया। जो कुछ निजी था, वो सार्वजनिक हो चुका था। वेनेसा सामने के दरवाजे के पास पहुंची, अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए जल्दी से चाबी डाली, लेकिन कोशिश नाकाम रही। चाबी बेकार घूम गई। वो लगी रही, चारों ओर देखा, फिर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उसने और जोर से खटखटाया। उसने जेसन का नाम चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। जब उसने ऊपर एक खिड़की खुलने की आवाज सुनी, तो उसने ऊपर देखा। वो वहां था। उसके चेहरे पर नफरत नहीं थी, न कोई चीख, बस एक सफेद लिफाफा पकड़े हुए था। यह, उसने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, एक अदालती दस्तावेज है। यह तुम्हें प्रक्रिया पूरी होने तक मेरे पास आने से रोकता है। एक जज द्वारा हस्ताक्षरित। यह आधिकारिक है। उसने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसने बस लिफाफे को बगीचे में फेंक दिया और खिड़की बंद कर दी, जिससे किसी भी तरह की चर्चा की संभावना खत्म हो गई। कोई और विकल्प न होने पर उसने अपना फोन उठाया और क्लोई को फोन किया, वही दोस्त जिसने रेस्टोरेंट में संकट के दौरान उसकी मदद की थी।
जिसने पैसे ट्रांसफर किए थे जब उसके पास संसाधन नहीं थे। क्लोई ने जवाब दिया, सब कुछ चुपचाप सुना और कहा कि वेनेसा कुछ दिनों के लिए उसके साथ रह सकती है। वेनेसा ने शर्मिंदा होते हुए भी उसका धन्यवाद किया। वो बेघर थी, अपने पैसों तक पहुंच के बिना, पड़ोस के सामने बेनकाब, और अब किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर थी जिसे केवल भावनात्मक सहारा होना चाहिए था, वित्तीय नहीं। उस रात अपनी दोस्त के सोफे पर लेटे हुए उसने सोचना शुरू किया। उसने हर चीज के बारे में बात की, कहा कि उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, कि उसने हमेशा जेसन को एक बहुत ही शांत व्यक्ति के रूप में देखा था, जो दृढ़ता से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, कि उसने सोचा था कि वो बहस करेगा, लड़ेगा, शायद रोएगा भी, लेकिन शतरंज की बिसात पर इतनी ठंडक से कोई चाल कभी नहीं चलेगा। वेनेसा का मानना था कि अभी भी स्थिति पर उसका नियंत्रण है। गहराई में यह सिर्फ धोखे के बारे में नहीं था, यह नियंत्रण के बारे में था। उसे गति निर्धारित करने की, शादी के पलों का नेतृत्व करने की, यह चुनने की आदत थी कि कब दूर जाना है और कब वापस आना है। और अब पहली बार उसने महसूस किया कि नियंत्रण उसके हाथों से सर्जिकल सटीकता से छीन लिया गया था। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं, यह मानकर कि जो शांति से प्यार करते हैं, जो कोमल और धैर्यवान होते हैं, वे प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन इस तरह के व्यक्ति में एक छिपी हुई ताकत होती है, एक ऐसी ताकत जो चिल्लाती नहीं है, जो गिलास नहीं तोड़ती, बल्कि जो रणनीति, गरिमा और स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के साथ चुपचाप सब कुछ फिर से बनाती है। जेसन ने एक सूक्ष्म तरीके से अपनी पहचान वापस पा ली थी। उसने एक असफल रिश्ते को बचाने की कोशिश करना बंद कर दिया था और खुद की रक्षा करना शुरू कर दिया था। और उसने यह संतुलन खोए बिना, अपनी मुद्रा को कम किए बिना किया। उसने ठीक वही दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक साफ कट, कोई ड्रामा नहीं, कोई तमाशा नहीं। इस बीच क्लोई सब कुछ बढ़ते संदेह की नजर से देख रही थी। वो वेनेसा को कॉलेज के समय से जानती थी। वो अनसुलझी कहानियों, आवेगी फैसलों, हवा में फेंके गए लापरवाह शब्दों को जानती थी, जैसे कि दुनिया हमेशा उसकी सेवा में हो। और अब पहली बार उसने वेनेसा को खंडहर में देखना शुरू किया। एक शादी खोने के दर्द के कारण नहीं, बल्कि सुविधा पर बनी एक छवि के ढहने के कारण। वेनेसा ने पछतावे की बात की, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दोषियों की तलाश कर रही थीं। अपने विकल्पों के प्रभाव पर विचार करने के बजाय उसने इस बारे में अधिक बात की कि जेसन के इतनी जल्दी बदलने से उसे कितना धोखा महसूस हुआ, जैसे कि उसे दर्द के सामने विकसित होने का कोई अधिकार ही नहीं था। अगले हफ्तों में तलाक की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। जेसन ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। उसने संदेश नहीं भेजे, यह पता नहीं किया कि वो कहाँ थी, गुस्सा नहीं दिखाया। वो बस अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ गया, जैसे कि उस अध्याय को एक दृढ़ पूर्ण विराम के साथ बंद कर दिया गया हो। और यह बात उसे किसी भी चीख से ज्यादा परेशान करती थी। मौन तिरस्कार सब कुछ कह रहा था। वेनेसा ने खुद को मिटा हुआ, अप्रासंगिक, पटकथा से बाहर महसूस किया। और फिर जैसे कि जिंदगी उसे परिणामों के बारे में एक और सबक सिखाना चाहती हो, उसे एक और झटके का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा जो न केवल उसके बचे खुचे स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए आया, बल्कि यह स्पष्ट करने के लिए भी कि इस बार उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खो दिया था। जेसन की खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भारी थी। जैसे जैसे तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ी, वेनेसा ने कुछ हद तक नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की। वो क्लोई के घर में एक मेहमान के रूप में रहती थी, लेकिन ऐसे व्यवहार करती थी जैसे उसका वहां रहना अस्थायी हो, जैसे उसका समय वहां बस एक छोटा अंतराल हो, जिसके बाद
जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन हकीकत में जो कुछ बचा था वो थे बंद बक्से, नजरअंदाज किए गए संदेश और यह बढ़ता हुआ एहसास कि जेसन बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ चुका है। वो पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से अनुपस्थित रहा। उसने अपना हिस्सा वकील को सौंप दिया और सब कुछ बिना किसी भावनात्मक भागीदारी के आगे बढ़ने दिया। जिस दिन कागजात आए वो दिन अजीब था। वेनेसा थोड़ी देर तक लिफाफे को घूरती रही, उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जब उसने आखिरकार उसे खोला तो कोई आश्चर्य नहीं था, केवल पुष्टि थी। उसका नाम पहले ही उसके उपनाम से अलग हो चुका था। उनकी संपत्ति उन धाराओं द्वारा संरक्षित थी जिन पर उसने खुद शादी की शुरुआत में हस्ताक्षर किए थे, उस समय बिना महत्व दिए। अब कुछ भी उसका नहीं था, कोई अधिकार नहीं, कोई बंधन नहीं, लौटने के लिए कोई पुल नहीं। अनुबंध आधिकारिक और निश्चित रूप से समाप्त कर दिया गया था। और यह जितना उसने अनुमान लगाया था, फिर भी उसकी चाहत से ज्यादा दुखदाई था। कुछ हफ्तों बाद क्लोई ने उससे बात करने के लिए कहा। वेनेसा ने सोचा कि यह घर के बारे में है, शायद समय सीमा या योजनाओं में बदलाव के बारे में कुछ। लेकिन उसकी दोस्त अलग थी। वो एक गंभीर मुद्रा, दृढ़ आंखों और धीमी आवाज के साथ बैठी। उसने कहा कि वो पारदर्शी होना चाहती है, कि उसने सम्मान के कारण सही समय का इंतजार किया था। वेनेसा ने भ्रमित होकर अपनी भौहें सिकोड़ी। क्लोई ने तब एक गहरी सांस ली और बताया कि वो और जेसन एक दूसरे को देख रहे हैं। उसने कहा कि यह अप्रत्याशित था कि वे धीरे धीरे करीब आए थे और यह कि रिश्ता वास्तविक हो गया था। उसका प्रभाव सीने पर एक मुक्के की तरह था। वेनेसा को प्रतिक्रिया करने में एक पल लगा। उसने क्लोई को देखा, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने अभी क्या सुना है। उसने अपना चेहरा गर्म महसूस किया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उलझ गए। जब वो खुद को व्यक्त करने में कामयाब हुई, तो वो गुस्से से भरी थी। उसने अपनी दोस्त पर विश्वासघात का आरोप लगाया, कहा कि उसे दूर रहना चाहिए था, कि यह बेतुका है कि कोई जिसने एक मुश्किल समय में उसकी मदद की, वो उसके पूर्व पति के साथ इतनी जल्दी शामिल हो जाए। क्लोई शांत रही। उसने कहा कि वो दर्द को समझती है, लेकिन कुछ भी योजनाबद्ध नहीं था, कि जेसन ने कुछ भी शुरू नहीं किया था, कि वो भी भावनाओं से हैरान थी, लेकिन वो यह दिखावा नहीं कर सकती थी कि ऐसा नहीं हो रहा है। वेनेसा आंखों में आंसू लिए कुर्सी से उठी। वो सूटकेस पकड़ा जिसे उसने कभी पूरी तरह से नहीं खोला था, और जो कुछ भी अभी भी उसका था, उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो इस दोहरे विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी, और क्लोई उतनी ही जोड़ तोड़ करने वाली है जितनी उसकी कोई भी दुश्मन रही होगी। उसकी दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश किए बिना बस देखा। जब वेनेसा दरवाजे से गुजरी और तेज कदमों और टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चली गई, तो वो जानती थी कि अब कुछ और नहीं कहा जा सकता। जो हो चुका था, सो हो चुका था। कोई और विकल्प न होने पर वेनेसा अपनी मां के घर चली गई। एक ऐसी जगह जहां वो आम तौर पर जाने से बचती थी, लेकिन अब वही एकमात्र उपलब्ध छत थी। वो अपने पुराने किशोरावस्था के बेडरूम में चुपचाप बैठी उन्हीं दीवारों को घूर रही थी जो कभी उसके भविष्य की योजनाओं की पृष्ठभूमि हुआ करती थी। लेकिन वहां देखे गए सपनों में से कोई भी सच नहीं हुआ था। सब कुछ उसके अपने द्वारा किए गए विकल्पों के कारण ढह गया था। उसने अपने पति, आराम, सम्मान और अब अपनी सबसे मजबूत दोस्ती भी खो दी थी, जिसके बारे में वो सोचती थी कि वो उसके पास है। और इसका सबसे क्रूर हिस्सा यह था कि किसी को भी हिंसक रूप से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए।
और इसी बात ने उसे अंदर से तबाह कर दिया। बाद के महीने शांत थे और हर खामोशी एक ऐसी कहानी कहती थी जिसे वेनेसा सुनना नहीं चाहती थी। जिंदगी उसके लिए खुद को फिर से संगठित करने के लिए नहीं रुकी। समय उसी ठंडक के साथ आगे बढ़ा जिसके साथ जेसन ने सब कुछ खत्म कर दिया था। वह सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी। अपनी मां के खर्चों में हाथ बंटाने के लिए उसने एक अस्थाई नौकरी भी कर ली, लेकिन वह जहां भी जाती उसे हमेशा उस औरत के रूप में याद किया जाता जिसने अपने ही फैसलों से अपना सब कुछ खो दिया था। इस एहसास का बोझ हमेशा उसके साथ रहता था। कोई यह बात मुंह पर नहीं कहता था, लेकिन वह इसे उनकी नजरों में महसूस कर सकती थी। वह इसे लोगों के सवालों के जवाब देने के तरीके में, बातों के बदलते ठंडे लहजे में और उन दोस्तों की बढ़ती दूरियों में महसूस करती थी जो कभी उसके इर्द गिर्द हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर जेसन की जिंदगी चुपचाप संवर रही थी। जो लोग उसे सड़कों पर देखते उन्हें वह पहले से कहीं ज्यादा हल्का, ज्यादा आत्मविश्वासी और यहां तक कि जवान नजर आता था। क्लोई बहुत सहजता से उसके साथ थी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी को उकसाए, बस अपनी जिंदगी जी रही थी। और यही बात वैनेसा को किसी भी और चीज से ज्यादा चुभती थी। कोई बढ़ा चढ़ाकर लिया गया बदला नहीं था, कोई सार्वजनिक तमाशा नहीं था, कोई गुस्से भरे शब्द नहीं थे। उसे न्याय पाने के लिए धोखे के स्तर तक गिरने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे बस अपनी भलाई को चुनना था। उसने खुद को फिर से बनाना चुना। उसने खुद को शांति देना चुना। एक दिन जब वेनेसा कुछ कामों के सिलसिले में शहर गई, तो उसने जेसन और क्लोई को हाथ में हाथ डाले सड़क पार करते हुए देखा। वे किसी बहुत ही मामूली सी बात पर, किसी बेतरतीब सी टिप्पणी पर हंस रहे थे। कुछ भी दिखावटी नहीं, बस एक अपनापन था और सच्चाई थी। वह फुटपाथ के दूसरी तरफ अनजाने में ही रुक गई और उन्हें देखने लगी। उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही थी, लेकिन उस एक पल में सब कुछ जैसे ठहर सा गया। उसके अंदर एक ऐसा खालीपन था जो अब न तो गुस्सा था और न ही निराशा। यह इस बात का एहसास था कि उसने क्या कुछ अपने हाथों से फिसल जाने दिया था, और यही एहसास अब तक की हर तकलीफ से बढ़कर उसे सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था। यह समझना कि जिस प्यार को वह इतना महफूज समझती थी कि उसे कभी खो ही नहीं सकती, वह अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। विडंबना यह थी कि वेनेसा ने अपने भावनात्मक अहंकार में कभी यह माना ही नहीं कि जेसन खुद को फिर से संवारने में सक्षम होगा। वह उसकी शांति को कमजोरी समझती थी और उसके धैर्य को निष्क्रियता। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि कभी-कभी सबसे विनाशकारी ताकत वही होती है जो खामोशी से अपना काम करती है। उसे चीखने चिल्लाने, अपमान करने या किसी नाटकीय बदले की जरूरत नहीं थी। उसका पलटवार ठोस फैसलों और भावनात्मक समझदारी से हुआ था। और जब तक वह यह सोचती रही कि वह उसे फिर से अपनी दुनिया में वापस खींच सकती है, तब तक वह एक ऐसे ब्रह्मांड में जा चुका था जहां वेनेसा के होने का कोई मतलब ही नहीं था। इस कहानी का अंत जोर से दरवाजे पटकने या किसी नाटकीय मोड़ के साथ नहीं हुआ। यह अंत हुआ परिपक्वता, स्पष्ट फैसलों और एक इंसान के उस चीज को छोड़ देने से जो उसे तकलीफ देती थी, और किसी ऐसे के साथ कुछ नया बनाने से जिसने उसकी कीमत को पहचाना। जेसन आगे बढ़ गया, वेनेसा वहीं रह गई जहां उसने खुद रुकना चुना था। और शायद इस सब में सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी दूसरे के दर्द को कम आंकने का मतलब अक्सर उस ताकत को कम आंकना होता है जिसे वह दर्द जगाता है। क्योंकि जिन्हें चोट पहुंचती है और वे सम्मान के साथ फिर से उठ खड़े होते हैं, वे रिश्ते जोड़ने के लिए वापस नहीं आते। वे सिर उठाकर
और भी ज्यादा मजबूत बनकर लौटते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।